बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, पटारी में से सांप खान साहब ने दिया निकाल और आखिरी पत्ता उन्होंने जो था उनके पास वो खेल दिया है। बल्कि खेला भी नहीं, शो ही किया है। खेलेंगे अब इसके साथ पीडीएम वाले। आसफ अली जरदारी खेलेगा, नवाज शरीफ खेलेगा, मौलाना साहब खेलेंगे, बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं वो खेलेंगे। और उनके पास अभी बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं कि जो जब वो खेलेंगे तो खान साहब हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। उनके पास कौन से पत्ते अभी बाकी हैं, और खान साहब के पत्ते को मैं क्यों कह रहा हूं कि ये खेल नहीं सके, शो कर बैठे हैं। उनको पता चल गया जनाब खान के पास ये पत्ता है। और फिर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब बैठ के जाके उनके साथ, वो क्यों बैठे, कितने ही मिन्नतें तरले वो पूरी रात कहां पे किसकी करते रहे और आगे से क्या जवाब मिला, जिसके बाद उन्हें मजबूरन खान साहब के साथ बैठना पड़ा। और ज़ाहिर उनके भी पत्ते जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं, बल्कि दाने ही मुके हुए ने परवेज़ इलाही साहब दे। और महमूद खान ने तो बैठना ही था। वो कहते हैं 23 दिसंबर को हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तहलील कर दें। खान साहब ने पत्ता शो कर दिया, खेला नहीं। मैं फिर बात ये बार-बार बात कर रहा हूँ। तो अब जनाब ये जो खान साहब की कैफ़ियत है ना इस वक़्त, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती हैं और फिर वो मॉडल बन जाती हैं। उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं, चाहने वाले होते हैं। और कोई फ़िल्म प्रोड्यूसर्स वग़ैरह जो हैं, वो उसकी मकबूलियत से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो समझते हैं शायद ये वाक़ईतन जितनी अच्छी मॉडल है, इतनी अच्छी अदाकारा भी हो सकती है। वो उनके दिमाग में बैठ जाता है यूँ ही। फिर वो उनको फ़िल्म में ले लेते हैं। फ़िल्म हो जाती है फ्लॉप, हीरोइन भी फ्लॉप हो जाती है। और उनकी जो सलाहियतें हैं अदाकारी की, खातून की, वो प्रोड्यूसर्स की नज़रों में आ जाती हैं कि यार ये तो बस सोहनी-सोहनी है, हैंडसम ही है, ये ब्यूटीफुल है। लेकिन बाकी दी सलाहियतें कोई नहीं, प्रोड्यूसर्स नज़रें फेर लेते हैं उनसे और उनको फ़िल्में नहीं मिलती। फिर वो तरलों पे उतर आती हैं। ये देख लीजिएगा, ख़ास तौर पे हमारे हमसाया मुल्क में, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता क्या? फिर जो हीरोइन ली जाती है पहली फ़िल्म में, ये 1-2 फ़िल्में कर लेती है और फ्लॉप हो जाती है, तो फिर वो तरले मारती है प्रोड्यूसर्स के कि चलो एक आइटम सॉन्ग ही करवा लियो मेरे कोलो, एक आइटम सॉन्ग भी दे दियो। ऐसे तरले होते हैं, फिर वो आइटम गर्ल बन जाती हैं। आइटम सॉन्ग का पैसे जितने मर्ज़ी कमाएँ। और आइटम सॉन्ग का ना कहानी के साथ ताल्लुक होता है, ना फ़िल्म के प्लॉट के साथ कोई ताल्लुक होता है, लेकिन बहरहाल एक आइटम सॉन्ग होता है। मुझे इनकी तकरीर से ये लगा कि खान साहब कहते हैं जनाब चलो फ़िल्म नहीं, एक आइटम सॉन्ग ही दे दो। यानी ये आइटम सॉन्ग अब माँग रहे हैं, सियासी आइटम सॉन्ग इमरान खान। ये मुझे लगा है एमी। और फिर जनाब ये खान साहब की जो तकरीर है और जो पत्ता फेंका है, उसपे तो बाद में बात करेंगे कि उनके जवाबी पत्ते क्या हैं, जो पीडीएम वालों के पास हैं, यानी आसफ अली ज़रदारी ख़ास तौर पे और नवाज़ शरीफ, जो कि बड़े सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। और खान साहब तो वो बहरहाल खान साहब की अपनी एक सोच है, उस सोच के तहत वो भी खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं। अब खान साहब ने बुशरा बेगम को एक तो सलाम पेश किया है कि मैं उस खातून को सलाम पेश करता हूँ, औलद अज़म खातून जनाब मुरक्काए सफ़ात बुशरा बेगम, कि जनाब पता भी था कि मेरी जान खतरे में है और मैं बताता भी रहता था। मैंने पहले भी ये कहा कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। और ये मुझे इन्होंने फिर क्लिप भी दिखाए। वो देखे मैं कह रहा हूँ कि जनाब किसी मज़हबी जुनूनी को मेरे वो ये कोशिश कर रहे हैं, कोई मज़हबी जुनूनी मुझे कत्ल कर दे या मज़हबी जुनूनी पे डाल देंगे ये मामला। तो वो कहते हैं मैं बुशरा बेगम को सलाम पेश करता हूँ। पहले भी सलाम पेश करते रहे हैं। जिस बंदे की आइडियल खातून बुशरा बेगम है, जो तोशा खान ने लुट के खा गए, तोशा खाने ਨੂੰ कोई चीज़ छड्डी नहीं, कप पिरचा भी घर ले गए ने, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ पानी वाली बोतलां भी खान साहब ले गए सी, सरकारी बोतलां। तो फिर आप उस बंदे का अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदा उनकी जो आइडियल ही बुशरा बेगम है। तो फिर आप तसव्वुर कर लें वो। बाकी इस बात को छोड़ दें कि वो तलाक दिलवाई मुर्शिद को, फिर निकाह की इद्दत वाला मामला भी आया और क पूरी हुई थी नहीं, बहुत सारी चीज़ें उनको छोड़ दें।
इनको छोड़ दें और फिर ये देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि खातून जब उन्हें कहती थी कि जनाब ये तुम जिहाद कर रहे हो तो जिहाद पर जाओ, पीछे नहीं हटना, तो खान साहब का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जनाब उनका आइडियल कौन है, कौन सी खातून है। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब एक खौफज़दा सियासतदान भी नज़र आते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब मैं मेरी खातून अव्वल मेरी अहलिया ये कहती थी कि तुम जिहाद कर रहे हो। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब मैं जाके इस्लामाबाद बैठ सकता था। पहले 25-26 नवंबर को भी इन्होंने यही बहाना किया कि जनाब वहाँ खून खराबा हो सकता था, मेरे लोगों के पास मुझे पता चला असला है। तो ये जो अभी आखिरी इनका खिताब था रावलपिंडी में, तो वहाँ भी आप ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैं चाहता तो इस्लामाबाद पे लाखों लोग थे, इस्लामाबाद पे जाके बैठ जाता, धरना दे सकता था, लेकिन मुझे खतरा था कि खून खराबा होगा। फिर खून खराबा यानी फिर खौफ। अपनी ज़ात वो मैं बड़ी तकलीफ में था, मुझे डॉक्टरों ने मना किया था, लेकिन मैं चला गया वहाँ रावलपिंडी में, मैं भी धरना दे सकता था। दूसरी तरफ फिर वही बातें, एक खौफज़दा इंसान वाली। बहरहाल, और दूसरी एक बात जो खान साहब बार-बार कहते हैं, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ था। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं चाहता तो क्रिकेट से करोड़ों रुपए कमा सकता था। ओ भाई जी, फिर कमाए नहीं। जब आप क्रिकेट के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता थे और कहते थे एक कमेंट्री में पता नहीं कितने करोड़ कमा लेता हूं, उस वक्त तो आपने कमाई नहीं। उस वक्त तो आपके पास धेला नहीं होता था जेब में। 2002 के इलेक्शन जब आपने लड़े हैं, आपके पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। आपने खुद लिखा हुआ है, आपने खुद बताया है कि जनाब मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो जुआ खेल रहा था, तो उसने मुझे कहा मुझे कुछ टिप्स दे दो, तो मैंने कहा जनाब पैसे फिर आधे आधे करेंगे। तो वो फिर टिप्स दी, फिर वो जीत गया। तो जवारी ने आगे से जो बुक्की था उसने पूछा कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ तो तुम्हारे साथ नहीं बैठा हुआ, वो तो तूने टिप्स नहीं दे रहा। पहले वो हार रहा था मेरा ब्रदर इन लॉ यानी मेरा साला, फिर वो जीत गया। वो फिर वो मैंने वो मेरे ऊपर कर्जा बड़ा चढ़ा हुआ था, 20 लाख तो कर्जा चढ़ गया हुआ था, 20 लाख इन्होंने खुद बोला हुआ मेरा ख्याल है। तो वो फिर मैंने वो उससे वो जो मेरी कमाई की थी जुए से, फिर मैं उससे मैंने वो कर्जा उतारा। इतने के पैसे खान साहब आप कमाते थे क्रिकेट से कि मैं क्रिकेट से बड़े कमाता था, मैं क्रिकेट से कमा लूंगा, मैंने क्रिकेट से ये बना लिया, मैंने क्रिकेट से वो बना लिया। बनी गल वाला तो हिसाब तो हल तक नहीं दिता जा रहा। वो ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ क्रिकेट तो। अगर कोई कमेंट्री करवाता तो चैक के जरिए पेमेंट होती है, नकद तो थोड़ी जेब च नहीं पैसे पाते हो, ये सबको पता है। बहरहाल खान साहब, ये भी एक खान साहब का है जो एक बना हुआ है ना, बहुत क्रिकेट से इतने पैसे कमा लेता, मैं साइन कर देता 10 करोड़ की, पता नहीं वो शर्ट बिक जानी थी, बिकी तो है नहीं कितने। और फिर चैक उन्होंने साइन कर करके बल्लियां बुल्लियां ते गेंदा गुंदा ते कमीजा ते शर्टा ते। खान साहब तुम कमा सकते हो पैसे, तुम मिहनत क्यों करते रहे हो ਉਹਦੇ वास्ते, शौकत खान वास्ते। और शौकत खान के फंड तुम ਜਿਹੜੇ शौकत खान के नाम से इकट्ठे करते रहे हो। उत्थे यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ हो रही है ना, तो लिया के अपनी सियासी जमात चला देंगे सी। खान साहब ने बड़े इसमें झूठ झूठ जो भी है, अगर देखें इनका खान साहब का किरदार तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। कभी सीता वाइट इनकी होती थी आइडियल, कभी जमाइमा होती थी, कभी वो एक इंडियन से जीनत अमान होती थी, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी होती थी। बहरहाल खान साहब आप बुशरा बेगम वो इन्होंने समझा है कि ना वो मेरी आइडियल खातून के तौर पे बुशरा बेगम को ये ले रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि जनाब अगर रेहाम खां मुझसे वो मांगती बैग 10 लाख का तो मैं तलाक दे देता, यानी कि तो अच्छी नहीं लगती महंगी महंगी चीज़ें रखने वाली औरतें। तो इनकी वाली वो जो इनकी बेगम साहबा हैं वो 4 अरब 94 करोड़ रुपए का जो माल है वो क्या किया उन्होंने जेवरात। अच्छा, खान साहब आप फरमा रहे हैं कि मैं कहता था नैब तो मेरे अंदर ही नहीं था, तो बाजवा के अंदर था। तो बाजवा पहले कहता जी सर हो जाएगा हो जाएगा, मैंने कहा इनको अंदर करो सबको। यानी खान साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब मैं इनको अंदर करना चाहता था अपोजिशन वालों को, सबको। क्योंकि वो कहते खान साहब कहते मुझे इन्होंने बताया था, बाजवा ने बताया कि ये करप्ट हैं। और भाई बाजवा ने आपको बताया ये करप्ट हैं, और फिर जब आपके बारे में उन्होंने बताया आपकी अहलिया के बारे में, तब आप माने नहीं। जो आपके बंदों की, ये खुद कह रहे हैं अब कि ये फाइलें बनाई हुई थी इन्होंने, और फाइलें दिखाते थे मुझे कि आपका बंदा ये करप्शन कर रहा है और ये करप्शन कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप कोई और काम करें, आपका काम नहीं है ये फाइलें बनाना सियासतदानों की, आपका काम तो मुल्क की दिफा के लिए कोशिशें करना है, जो उसके लिए जो भी मामला करने होते हैं। तो ये आप क्यों बना, जबकि पहले खान साहब ये कह चुके हुए हैं कि उन्होंने इनकी फाइलें बनाई हुई थी, उनको पता था ये करप्ट है, इसलिए इनकी नवाज शरीफ की और इनकी लड़ाई हो जाती थी उनके साथ
मेरे बारे में उनको पता है, मेरे टेलीफोन भी टेप होते हैं, मेरे बारे में पता है उन्हें कि मैं करप्ट नहीं हूं, इसलिए वो मेरे साथ हैं। यानी खान साहब, उन्होंने आपको बताया कि वो करप्ट हैं, आपने यकीन कर लिया। जब आपके साथियों के बारे में उन्होंने बताया कि ये करप्ट हैं, तो फिर आपने यकीन क्यों नहीं किया? खान साहब, उन्होंने, आप कहते हैं जनाब उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ये वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा, जैसे मैंने आइटम सॉन्ग वाली मिसाल दी है, तो उन्होंने सोचा कि यार ये बंदा तो उनसे भी ज्यादा करप्ट है। जिनको हम करप्ट समझ रहे थे, वो तो उन्हें फरिश्ते नजर आ रहे होंगे, जो आपके तोशाखाने और दीगर आपकी करप्शन के निकल रहे हैं स्कैंडल्स, माल जैसे आपने बनाया है अपनी हुकूमत के दौरान और लोगों को नवाजा है। चीनी, आटा, ये वो स्कैंडल छोड़ दें आप, वहां जो जो गड़बड़े किए, पेट्रोल तक में गड़बड़े की हैं आपने। रिंग रोड, जो है रावलपिंडी रिंग रोड में आपके लोगों ने माल खाया है, सारा कुछ उसमें वो रिकॉर्ड पे चीजें हैं। तो उन्होंने समझा होगा खान साहब कि इनसे तो वही बेहतर थे जिनको हम करप्ट कहते थे। आपको तो मामला सुधारने के लिए लाए थे ना। तो आप 3.5 साल में इतना कर्जा ले गए जितना 70 साल में हमने लिया था। आप कहते हैं वहां डॉलर आते थे मुशर्रफ और उनको, जियाउल हक को और अयूब खां को, तो आप भी तो डॉलर लेते। IMF के पास किसने फंसाया है हमें? आप ही फंसा के गए हुए हैं खान साहब। तो बहरहाल उन्होंने फिर सोचा होगा कि जनाब अब क्यों इतराज है। उस वक्त तो आपने बड़े फख्र से बताते थे जनाब मेरी फाइलें जो है मैं बड़ा साफ सुथरा हूं। उन्होंने देख लिया फिर फाइलें बना के आपकी, जनाब ये साफ सुथरा नहीं, ये तो उनसे भी गया गुजरा है। और आप कहते हैं खान साहब कि साजिश में बाजवा शामिल था, यानी एक तरह से सियासी शहीद बनने की। जनाब मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा था, पूरा मेरा जोर था, बाजवा मुझे चलने नहीं दे रहा था। तो भाई आपने ही कहा हुआ है कि अगर मेरा सिपह सलार ऐसे मुझे इनकार करे तो मैं तो उसको फौरन निकाल दूंगा। तो निकाल देते। खान साहब आप एक बुज़दिल सियासतदान हैं, बड़के ज्यादा हैं। जितना कोई ज्यादा बड़के मारता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है, ये सबको पता है। किसी भी नफ्सियातदान से पूछ ले। तो बहरहाल खान साहब उनको तो उस वक्त कुछ नहीं कर सके। और इसी को बकौल राना सलाम, मैं नहीं कह रहा कि इसी बाप को, बाप का लफ्ज उन्होंने बोला। और वैसे तो ये मोहतरमा आसमा जहांगीर जो है वो भी कहती रही है निक्के दे अब्बा, निक्के दे अब्बा। तो वो कि अब्बा जी को आप एक्सटेंशन देना चाह रहे थे इसी बाजवे को, जिसके आप पीछे पड़े हुए हैं। और कह रहे हैं जनाब, फिर आप एक क्लिप चलाते हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब का कि पीपल्स पार्टी को मेरा साथ इतना कि तलक रहेगा जितना फलां का फलां के साथ है। और वो कहते हैं जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया, वरना MKM और बाप क्यों इनके साथ जाती। और वही MKM और बाप पहले आपके साथ किसने मिलाई थी खान साहब? और वैसे हमारे एक दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, मियां शमस साहब, वो कह रहे थे, हंस रहे थे इस बात पे कि अगर बात मुस्तफा नवाज खोखर पर पहुंच गई है तो खान साहब फिर सुलह ही कर लो, सुलह ही कर लेनी चाहिए थोनू। तो वो आपके साथ, आपके पास वाज़ेह अक्सरियत थी। समझ कीजिए बाप और MKM वगैरह जो हैं, और वो जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो था, उनकी वजह से तो आपकी हुकूमत बनी थी, GDA की वजह से। तो अब आप कह रहे हैं कि जनाब ये क्यों? उनकी मर्जी थी, फिर उन्होंने आजाद छोड़ दिया, जिधर भी जाना था चले गए वो। ये उन्होंने फौज नहीं, जब बाजवा साहब ने ठेका लिया हुआ था कि जनाब आपके साथ ही उनको रखना है, बांध के रखना है। वो इंडिपेंडेंट भी तो उनको जो कहते हैं हम सियासत से दूर हो गए, तो वो उन्होंने भी समझा यार इस बंदे दे नाल असीं क्यों तुरीए जिन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क कर देता, जिन्हों काम ही कोई नहीं आंदा। इस तो इलावा ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ है ही कोई नहीं पूरे 3.5 साल च कि मुखालफी ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ अंदर करना। ਉਹ यार साए मौत के झूठे मुकदमा। राणा सनाउल्लाह वाली गल जी है, कोई बंदा यकीन करने लिए तैयार ही नहीं कि राणा सनाउल्लाह 15 किलो हीरोइन। अब वो जो 15 किलो हीरोइन जो बरामद की थी, पहले इस बात की तो इंक्वायरी भी करवाए ना राणा साहब, वो वजीर दाखिला हैं, कि वो 15 किलो हीरोइन आई किसके पास, उसके खिलाफ वही मुकदमा हो सकता है कि जिसने अपने पल्ले से 15 किलो हीरोइन डाली है, यानी उसके पास थी, तो जुर्म तो उसका बनता है, मंशियात का। वजीर दाखिला साहब पता नहीं किन चक्करों में बचाना चाहते हैं या क्या क्या करना चाहते हैं। और खान साहब के जो कानूनी मशीर है ना, मुझे उन पे जरा थोड़ी सी ना हंसी आती है कि जैसे खान साहब है वैसे ही इनके कानूनी मशीर है। कहते हैं कि ना मैंने अपने कानूनी मशीरों के साथ मशवरा किया है, उन्होंने बताया है कि 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे डर था कि ये आगे ले जाएंगे, लेकिन मेरे कानूनी मशीरों ने बताया है कि 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं जा सकते। ज़ाहिर है कबल वक्त असम्बलियाँ तोड़ दें तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन ये कोई खान साहब पक्का असूल नहीं है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दिसंबर 2007 में शहीद हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या हुआ था
कितनी देर इलेक्शन आगे चला गया था, याद है? उस वक्त भी 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ना, वो 1.25 महीना आगे मेरे ख्याल चला गया था। वो जनवरी में होना था, वो फरवरी में जाके हुआ था, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे। वो लोग, उन लोगों का गुस्सा जो था उसको ठंडा करना जरूरी था। जो एक तो दिल पर ताकता था, दूसरा गुस्से में थे, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को चाहने वाले थे। बल्कि वो लोग जो, जिन लोगों को उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था, वो कितने दिन गिरफ्तार थे। और उनके तो ये हाल हो गया था कि वो जब नारा जरदारी साहब को पाकिस्तान खप्पेगा लगाना पड़े, तो वो क्यों लगाना पड़ा था उन्हें। और आपको वो ये भी याद हो कि जब नवाज शरीफ और कुछ और लीडर वहां पहुंचे थे ताजियत के लिए, तो फिर वहां उनके कैसे गले पड़े थे लोग। वो मामला को ठंडे करने के लिए वो 1.25 महीना 1.5 महीना आगे करने पड़े थे इलेक्शन। आइन में एक आर्टिकल मौजूद है 254, खान साहब मैं आपको बता रहा हूं, 254 ये कहता है कि अगर आइन में कोई मुद्दत दी हुई है कि इस मुद्दत के अंदर अंदर ये फलां काम होना है, जरूरी है, वो नहीं हो पाता, तो फिर ये होगा, वो गैर आईनी नहीं होगा। आगे हो सकता है खान साहब, जैसे मैंने बेनजीर भुट्टो वाली मिसाल दी है, ऐसे अब भी हो सकता है। अब तो मैंने कहा ना, उनके पास कितने पत्ते हैं। उनके पास एक तो ये है कि आपकी मर्जी की निगरान हुकूमत नहीं बननी। ये आपको बार बार परवेज लाई समझा रहा है कि जनाब खान साहब ने चक्रा जरा वो जानते हो, ये फिर थोड़ी मर्जी की निगरान। दूसरा, आप इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई करते हैं। इसका मतलब यह कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक असम्बलियाँ टूटती हैं 90 दिन, तो आप हार जाते हैं, तो फिर आपने इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई करनी, आपने फिर नहीं मानना कि ये सारे मिले हुए थे, मुझे तो मर्जी का निगरान वज़ीर आला भी नहीं मिला, मुझे तो हमारा तो इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ है, फलां है। फौज के आप पहले ही उन बातें कर रहे हैं आप कि वो न्यूट्रल हो गए, तो मेरे खिलाफ ये हो गया, वो हो गया। अब हुकूमत के पास अगर वो चाहें, रोकना चाहती हैं इस असम्बली को कि ये बरकरार रहे, पंजाब ना तोड़ सके, आपने 23 की तारीख दे दी है। और आज राणा मशहूद के दफ्तर में, लिटन रोड वाले में, वो उन्होंने तहरीके अदम एतमाद पे दस्तखत कर दिए हैं। और उनकी कोशिश थी कि आज ही ये जमा हो जाती तहरीके अदम एतमाद, लेकिन वो सैटरडे और संडे को वो बंद होता है सेक्रेटरीट। और खैर उन्हें पता भी होगा कि जनाब ये, वो कहते हैं पीर वाले दिन जमा करवा देंगे, या आप 22 को भी जमा करवा सकते हैं। तो फिर परवेज लाई साहब कैसे असम्बली तोड़ेंगे, ये भी बता देना जरा। आप तो वही ना, आप सिर्फ ये मुज़ाकरात, फेस सेविंग ये मांग रहे हैं, सिर्फ आप प्रेशराइज करना चाहते हैं उनको, ड्राकर कुछ काम निकालना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमात ना बने, मुझे कुछ मिल जाए, कुछ कहीं से गिरफ्तारी ना हो जाए, और जो मेरी अहलियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, जो घपले किए हुए हैं इन्होंने। तो ये कोई मेरे साथ मेरे पास आए, मुझे कहे कि जनाब खान साहब आ जाओ, हम बैठ के कर लेते हैं, लेकिन मुझे उनका जो दूसरे लोग हैं उनका मूड नजर नहीं आ रहा। अगर वो चाहें तहरीक एतमाद लें और परवेज लाई तोड़ना नहीं चाहता, अजलास जारी है, तो उस अजलास के दौरान परवेज लाई के बकौल के रूल्स ये हैं कि अगर असम्बली का अजलास हो रहा हो तो तहरीक अदम एतमाद दफ्तर में जमा हो सकती है, उसके बाद इनका तहलील करने का हक खत्म हो जाता है। ये मान रहे हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं कि उस तहरीक पर वोटिंग जो है, वो 3 और 7 दिन वाली जो है, वो उस वक्त वो काम शुरू होगा जब ये पहले वाला इजलास खत्म हो जाए। ये पहले वाला इजलास तो खत्म ही नहीं कर रहे, पता नहीं कितनी देर ले जाना चाहते हैं। खुद आज परवेज लाई साहब ये तरले मारते रहे उनके कि जनाब इसको कम से कम फरवरी तक थोड़ा सा आगे 2-3 महीने दे दें, मेरे बड़े काम शाम हो रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ हुकूमत के पास पत्ते हैं, एक तो ये मैंने बता दिया कि जी हो सकता है, दूसरा गवर्नर वाला हो सकता है, गवर्नर कह दे कि जनाब एतमाद का वोट ले, यानी तरीके अदम एतमाद या अदम एतमाद का वोट लेके कहने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ जाए, अगर वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ टूट जाए, नए इलेक्शन हो और 90 दिन के अंदर ना हो, निगरान उनकी मर्जी का होना है, वफाक में उनकी हुकूमत होनी है, मशीनरी, सरकारी मशीनरी सारी उनके ताबे होनी है, सीएसएस अफसर तमाम जो हैं वो वफाक के हैं। अब भी आपकी बात नहीं मान रहे बकौल आपके पंजाब में, वफाकी हुकूमत कहती है हमारा फंड ही नहीं है, कोई मसला बन गया है, कोई और हंगामी सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि जनाब आप इलेक्शन आगे करना पड़ रहा है। वो मैंने बता दिए, आइन के आर्टिकल 254 के तहत आगे पीछे हो सकता है, बेनजीर वाली मिसाल भी दे दी है। फिर एक और चीज़ है कि इलेक्शन जो है ये नई मरदमशुमारी के मुताबिक होना होते हैं, और मरदमशुमारी अप्रैल में हो रही है। चलो ये भी कह लें कि फिर वो उसकी
जो मंजूरी देती है, पार्लियामेंट मंजूरी देती है कि जनाब ठीक है, आप पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवा लें। अगर पार्लियामेंट मंजूरी ही ना दे कि नई हल्काबंदियों की जरूरत नहीं, पुरानी हल्काबंदियों के तहत पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक आप इलेक्शन करवा लें, नई हल्काबंदियां जरूरी बना दी हैं आपके वजीर आला ने जनाब, 3-4 जो नए जिले बना दिए हैं, गुजरात को जो डिवीजन बना दिया है, तो क्या उन अजला में नई हल्काबंदियां नहीं होनी? वो जरूरी है खान साहब। और वो इलेक्शन कमीशन अगर आपके खिलाफ है और वो चाहते हैं कि ना इलेक्शन हो, क्योंकि खान साहब ने बहुत बड़ी लीड से जीत जाना है, तो फिर वो असेंबली जो है वो नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब वो क्योंकि पार्लियामेंट ने इजाजत नहीं दी, तो मैं तो हल्काबंदियों, नई हल्काबंदियों और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाऊंगा, इंतजार कर लें, 2 महीने में क्या तूफान आ जाना है। खान साहब उनके पास और भी बड़े पत्ते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को आप बहुत ईजी ले रहे हैं मेरे ख्याल, आपको पता नहीं। अच्छा, खान साहब को अब ये भी अंदाजा हो गया कि मेरी मकबूलियत जो सीटों पे वगैरह जो मामला थे ना, उन पे शायद मैं उस तरह ना जीत सकूं। पार्लियामानी सियासत खान साहब कहते हैं मुझे सूट नहीं करती। आज भी कोई इशारतन उन्होंने बातें की हैं, भाई अगर आप सदारती निज़ाम चाहते हैं खान साहब, तो करें मंशूर में शामिल। ऐसे तो आप 2/3 अक्सरियत भी ले जाएं, अदलिया हमारी आज़ादी के साथ काम कर रही हो, तो आप पार्लियामानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदल ही नहीं सकते। आइन में तरमीम का इख्तियार भी आपके पास हो। जो पाकिस्तान और इंडिया की अदालतें हैं, उन्होंने अपने अपने आइन में कुछ बुनियादी आइनी ढांचे, कुछ चीज़ों को डिक्लेयर किया हुआ है और उनके बारे में जजमेंट्स हैं कि भाई आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ सकते, इनमें तरमीम नहीं कर सकते। जैसे भारत में बुनियादी हकूक, सेकुलरिज्म वगैरह है, और पाकिस्तान में जो चीज़ें अदालत ने आखिरी जजमेंट आई हुई है, वो जो फौजी अदालतों वाली है, फुल कोर्ट, तकरीबन तमाम जजेज उसमें शामिल थे, तो वो उसका फैसला है। उसने भी उसमें मोहर तस्दीक सबत की हुई है अपने पुराने फैसलों पे कि जो पार्लियामानी इस्लामी निज़ाम है, जो पार्लियामानी जो सिस्टम है, इसमें तरमीम नहीं हो सकती। ये तसव्वुर जर्मनी से आया था दूसरी जंग अज़ीम के बाद। जब जर्मनी का आइन बनाया गया तो उन्होंने कहा था आने वाली पार्लियामेंट है वो फलां सारी तरमीमें कर सकती है, लेकिन 2-3 उन्होंने मामला उठाए थे। एक तो जमहूरी निज़ाम में तब्दीली नहीं कर सकते, वो जमहूरियत को ख़त्म नहीं कर सकते, और कुछ बुनियादी हकूक थे, वोट वगैरह का हक लोगों का, इस तरह की चीज़ें वो नहीं बदल सकते थे। वहीं से ये तसव्वुर पूरी दुनिया में आया। शायद 1949 के राउंड अबाउट वो वहाँ जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये चीज़, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जंग अज़ीम के बाद उनका आया था, तो ये तरमीम नहीं हो सकती। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया में जो अदालती फैसले उनके जरिए बुनियादी ढांचा, उसके लिए एक ही तरीका है, या रेफरेंडम में चले जाएं, फिर पार्लियामेंट तरमीम करे, या फिर दूसरा ये कि अपने मंशूर में आप शामिल करें सदारती निज़ाम के, जनाब मैं तो सदारती निज़ाम लाना चाहता हूँ, और फिर अवाम अगर आपको 2/3 अक्सरियत से मैंडेट दे देती है तो जाकर कर ले तरमीम। ये जजमेंट्स ऐसी हैं कि अगर वो मंशूर में शामिल है, जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो अपनी जमात बनाई थी, वो भी सदारती निज़ाम के हामी है, तो उन्होंने भी अपने मंशूर में शामिल किया होता है। करें ना ऐलान, 2 टोक आप में इतनी जरूरत भी नहीं हो रही कि जनाब आप ऐलान कर दें कि मंशूर में शामिल कर लें कि सदारती निज़ाम। इधर उधर गल्लां करी जा रहे हो, कभी किसी तो आर्टिकल लिखवा देंगे हो, कभी किसी फौजी के मुंह चो कहलवा देंगे हो, कभी कोई गल कर देंगे, आप करते नहीं। तुसीं परवेज़ इलाही साहब ना कल बड़ा जोर लगाते रहे, गए इस्लामाबाद, इधर उधर कोशिश, जरदारी साहब ने भी कुछ पैगाम बेगम दिए हुए थे, लेकिन नून लीग वाले नहीं मान रहे। उनके नहीं भी परवेज़ किसी सूरत तेनू नहीं मनना, और बकौल राना सनाउल्लाह वो ये आखिरी वक्त तक तरले मारते रहे, अगर हम भी अब भी थोड़ी सी इसको लिफ्ट करवा दें तो इसने अब भी इधर उधर हो जाना है। और वो इधर उधर होने का तरीका मैंने बता ही दिया कैसे हो सकते हैं। खान साहब ने अपना पता किया, शो खेले भी हैं, बड़े अहम ही गलत अंदाज में खेल गए हैं, और वो अब खेलेंगे खान साहब के पत्ते के साथ भी, और उन्होंने अपने जो पत्ते बचा के रखे हुए हैं उनको भी बारी बारी फेंकेंगे, बारी बारी। और ये तो अभी एक आध, मैंने जब ये जुल्फी बुखारी वाली ऑडियो सामने आई थी ना, उस दिन मैंने कहा था, वो मैं कह रहा था फिल्म अभी बाकी है, वो मेरे ख्याल से होती है पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। उस वक्त मैंने कहा अभी वो और बहुत कुछ आना है। खान साहब आप इंतजार करें अभी। और बाकी जो अभी कह रहे थे ना 7 सीटें में जीत गया, और भाई जी खान साहब आप जीत गए। पॉपुलर जमात वो होती है, या पॉपुलर लीडर वो होता है जो कहते हैं ना पंजाबी खंबा भी खड़ा कर दे तो लोगों ने वोट दे देंगे हैं। तो आप अपना कोई भी कारकुन खड़ा कर देते, अवाम ने वोट दे देना था उनको, उन्होंने जीत जाना था। आप खुद क्यों कूदे, फिर भी हार गए 2 सीटें।
एक मुल्तान वाली शाह महमूद कुरैशी की बेटी और दूसरी कराची वाली। अब उसको जैसे कराची वाली सीट पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई, किसी को नज़र नहीं आया, तो भाई इन्होंने अगला इलेक्शन भी हारना है, पंजाब और केपी वाला। तो इल्ज़ाम चलो अगर हारना है, फिर इल्ज़ाम इन्होंने उन्हीं पे लगाना है, धांधली वालों पे, वो धांधली कर गए मेरे साथ, वो कर गए, वो कर गए। बहरहाल खान साहब एक सियासी आइटम सॉन्ग की तरफ जो है, खान साहब का सफ़र जो है ये जारी है और ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की बसीरत और सियासी समझ-बूझ जो है, वो खान साहब उसके पासक भी नहीं। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, बल्कि इवन मौलाना के भी करीब-करीब नहीं फटक पा रहे हैं। सारा कुछ खोल के रख दिया सामने और उनके हाथ में दे दिया कि ये लें जनाब, 23 तारीख तक जो करना है कर लें, उसके बाद जो करना है कर लें, मुझे पकड़ना है पकड़ लें, गिरफ्तार करना है कर लें। और वो कह रहे हैं, वैसे तो सियासी भड़क ये होती है कि इनको गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा, खान साहब को, अगर निगरान हुकूमत आ जाती है। तो ये भी बात तो ठीक है, वो बेशक एक सियासी भड़क ही है पीडीएम वालों की, राणा सनाउल्लाह की, लेकिन अमलन ऐसा हो भी सकता है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।